चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो ध्यान से सुनना। देखो अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, केमिकल बॉन्डिंग का। बेटा क्या कह रहा है अपने से ये क्वेश्चन, देखिए बच्चों। कह रहा है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच, बेटा देखो पहली बात तो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़ वो होती हैं जिनका सेम शेप होता है और जिनकी सेम हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो कह रहा है कि इन सब में से किस किस का सेम शेप और सेम हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा देखो सबसे पहले अपने को दिया गया है NF3, राइट। अगर अपने को दिया गया है NF3 तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है ना, अपने को उसकी शेप निकालनी है और हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेटा फार्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, फ्लोरीन के 3, 8/2, बेटा ये आ जाएगा 4, जिसका मतलब है sp3, राइट। अगर हम बात करें BF3 की तो बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन है हाफ, बोरॉन के आपके हो गए वैलेंस 3, फ्लोरीन 3, बेटा 3 और 3 6/2, आप देखोगे 3 ये आ रहा है कहीं ना कहीं sp2। बेटा आप देख सकते हो ये सेम नहीं है हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर मूव कर जाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है बेटा, BF4 माइनस, राइट, और NH4 माइनस, NH4 प्लस। अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है हाफ, बोरॉन है बेटा आपके, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, फ्लोरीन है आपके 4 और एक एनायन है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 8/2 जो कि है 4, जिसका मतलब है sp3। और सिमिलर वे में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन 4 और मोनोवैलेंट है 1। तो एनायन बेसिकली माइनस हो जाता है बेटा, याद रखना है, हम एनायन हमेशा माइनस हो जाता है, एनायन नहीं सॉरी कैटायन हमेशा माइनस होता है बच्चों। तो आप माइनस कर दीजिए तो बेटा यहाँ पर आपका आ रहा है 8/2 4 sp3। बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ गई है। अब शेप की बात कर लेते हैं। बेटा अगर शेप देखोगे तो शेप BF4 माइनस की कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक इस तरह से। और बेटा कहीं ना कहीं अगर आप देखो और उस पर एक नेगेटिव साइन होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप बनी है। और अगर हम देखें बेटा सिमिलर वे में, अगर हम NH4 प्लस की शेप देखें तो बेटा आप देख सकते हो NH4 प्लस में आपकी जो शेप बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, ये आपके सामने है बेटा। ये भी आपकी टेट्राहेड्रल शेप बनी है, ये भी एकदम परफेक्ट है। तो आप समझ सकते हो बच्चों, दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही हमारे सिनेरियो में दोनों का टेट्राहेड्रल शेप है, दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सेम है। इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा हमारा बी पार्ट, हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, हेंस डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। बेटा इन चारों में से किसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं शेप बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का शेप बनाऊँ वो कुछ इस तरह से बनेगा। वाटर का जो शेप होता है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है, उसमें लोन पेयर होते हैं 2। और बेटा अगर मैं शेप बनाऊँ SO2 का तो वो जो शेप रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक आप कह सकते हो इस तरह से, उसमें एक लोन पेयर रहेगा और 2 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से रहेंगे, राइट। अब बच्चों हमसे कहा गया है, देखो कहीं ना कहीं इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरफ होगी, पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ होगी, जिसकी वजह से नेट कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल हो जाएगा, ये घट जाएगा वैल्यू। बेटा इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। बेटा इसका डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिजल्टेंट ज़्यादा निकल कर आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों वैल्यूज़ का एक तरफ डाइपोल मोमेंट आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ का एक साइड पर डाइपोल मोमेंट आएगा, इनका इधर और इधर जो डाइपोल मोमेंट आया, इन वैल्यूज़ का इस साइड पर, इन वैल्यूज़ का इस साइड पर। अगर हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन रूल लगाएं तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं हाईएस्ट होगा। ये हाईएस्ट होगा इन सब के अंदर, इन चारों के अंदर ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट सेल्फ लोन पेयर से, हमेशा याद रखना लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से अवे होता है। बट बेटा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंसिलेशन हो रही होगी वैल्यू, ये कम होने वाला है।
तो बेटा हमारे को आंसर मिल चुका है। HI में बेटा आयोडीन की तरफ होगा डायपोल मोमेंट, बट ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कम ही रहने वाली है। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट की हमसे बात की गई है, तो हम बोल देंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट डायपोल मोमेंट आपका निकल कर आएगा थर्ड केस में। क्यों, मैं आपसे फिर से रीज़न बता देता हूँ बेटा। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न आएगा ड्यू टू मैक्सिमम डिफरेंस, ड्यू टू मैक्सिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा निकल करके। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, इसमें और इसमें, इन 3 स्पीशीज़ में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए निकाल के देख लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, बेटा कैटायन मतलब मोनोवैलेंट कोई है नहीं, कैटायन की वजह से -1, बेटा कहीं ना कहीं 4/2 का मतलब 2 हो गया। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 एनायन है बेटा, ऐड हो जाएगा। अब अगर आप देखो 5 + 1, राइट, तो ये आ जाएगा बेटा 6/2, ये आ जाएगा 3। बेटा अगर आप यहाँ पे देखो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5, हाइड्रोजन के आ जाएंगे 4, और कैटायन की वजह से आ जाएगा बेटा 1, वो माइनस कर देंगे। कैटायन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 और 4 9 - 1 8, 8/2 अगर आप देखो 4 निकल के आएगी बच्चों, राइट। अब आप जानते हो बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 होती है तो हमारे 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, 3 होती है तो हमारा 1 s और 2 p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, और 4 में हमारा 1 s और p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। अब अगर बच्चों आपको समझ आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, sp2, sp3, आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देख सकते हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो हमसे कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्राइमरीली फॉर्म्ड इन द कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, राइट, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स लार्जली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ, कितनी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। फिर बेटा ये बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अबव। बेटा देखो याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, याद रखना बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ, मैं आपको एक बार लिख कर दे रहा हूँ बच्चों बहुत अच्छे से, क्या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि बेटा आपका एक्चुअली में, देखो याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो बेटा अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करती है तो ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहता है। उसका ऑर्डर सिंपल है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन की है, और फिर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की है। अगर ऐसा है तो सिमिलरली हम एक बात कह सकते हैं बेटा, क्या देयरफॉर हम एक बात जो कह सकते हैं, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिमिलरली एक्सटेंट या स्ट्रेंथ। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, सिमिलरली स्ट्रेंथ जो होगी बेटा वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कम होगी, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की होगी, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बेटा हाइड्रोजन फ्लोरीन की होगी। हमें याद रखना है, राइट, ये हमें याद रखना है। अगर हमें ये बात क्लियर है तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बट बेटा इसका फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात सुनना, स्ट्रेंथ अगर हमसे पूछा जाता तो यही होता, राइट। बट बेटा बॉइलिंग पॉइंट में एक और स्पेशल केस निकल कर आया, एक और स्पेशल जो केस निकल कर आता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या बेटा, बेटा वाटर के अंदर एक स्पेशल केस निकल कर आता है। वाटर के अंदर बेटा 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं, वाटर के अंदर 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं। वो बेटा 4 बॉन्ड बनने की वजह से, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनने की वजह से याद रखना
बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है, हाई हो जाता है 4 बॉन्ड बनने की वजह से। और बेटा इसका रीज़न मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये वाटर है, ये वाटर है। सिमिलरली आप देखोगे एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा आपका कुछ इस तरह से, और बेटा सिमिलरली आप देखोगे आपका एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे इनके बीच में जो होगा बेटा वो क्या होगा, इनके बीच में जो होगा वो कहीं ना कहीं होगा बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही, ये जो आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 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 तो ये 4 बॉन्ड जो हर कोई बना रहा है, इन्हीं की वजह से बेटा ये एक्चुअली में एक्सेप्शनली हाई, आपने याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो बेटा देयरफॉर अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ, देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो मेरा निकल कर आएगा वो आएगा बेटा क्या, तो वो सिंपल सा ऑर्डर आएगा कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, उससे कम होगा बेटा आपका HF का, सबसे कम होगा NH3 का। बेटा इसका हाई क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है। इसका हाई क्यों, क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। इसका लो क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। राइट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फॉस्फोरस का, मतलब फॉस्फेट का। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। राइट, ये कुछ इस तरह से है बेटा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अगर फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इन पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लोन पर मैंने लगा दिए हैं। राइट। अब आप क्या देखोगे और समझोगे, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला होता है बच्चों, याद कर लो। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, याद रखना बच्चों, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। राइट। और बेटा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बेटा हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं तो बेटा आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। एक फार्मूला तो ये चलता है बेटा आपका फार्मूला निकालने का, बट इसने हमसे क्या कहा, इन फार्मूला चार्ज ऑफ ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। बेटा इसने बोला PO बॉन्ड का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या निकल के आएगा। बेटा एक तो यही तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का, ठीक है, इन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड बेटा जिसका सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि बेसिकली हम अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, बेसिकली हमसे कह रहा है 3 4 5 किसी में से भी एक का फॉर्मल चार्ज निकाल दीजिए। तो बेटा देखो वो कैसे निकालोगे आप, फॉर्मल चार्ज निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लगेगा वो भी जान लीजिए। एक और फॉर्मल चार्ज का बेटा फार्मूला होता है वो भी जान लीजिए। ठीक है, एक तो यही फार्मूला होता है जो मैंने आपको सिखाया है क्लासरूम में। एक और फार्मूला होता है बेटा फॉर्मल चार्ज का, वो होता है टोटल चार्ज। राइट, वो होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा आप देखोगे टोटल चार्ज कितना है, बेटा टोटल चार्ज है -3, ये आपको दे रखा है -3 चार्ज है। ठीक है, तो आप ऊपर लिख दो बेटा ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो वो आपको दिख रहा है 4 ऑक्सीजन के एटम है। डिवाइड करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.75, ये आपका फॉर्मल चार्ज निकल कर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, गॉट इट है। चलिए अगर ये आपको समझ आ गया है, अब एक बार ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या आएगा अब यहाँ पर। राइट, देखिए क्या बेटा माइनस का 0.75 ना, ठीक है, समझ आया। चलिए इसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करें, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे यहाँ पर डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि इन नाइट्रेट हमारे पास एक NO3 माइनस का स्ट्रक्चर दिया गया है, NO3 माइनस का, जो कि कुछ होता है बेटा इस तरह से, लाइक दिस और ऐसे। और ये जो आपके पास नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है NO3 माइनस, अच्छा इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये इस तरह से। अब अगर आप देखो इसके पास कहीं ना कहीं होंगे 6 इलेक्ट्रॉन खुद के, इसके पास है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने शेयर किए हुए हैं, इसके पास मौजूद है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन खुद के, राइट। अब बेटा अब आप क्या देखोगे, इसने बोला है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम्स आर। बेटा देखो आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन के एटम के ऊपर, इस नाइट्रोजन के एटम के ऊपर अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर्स की, तो बेटा बॉन्ड पेयर इसके बाद कितने, 1 2 3 और 4, बेटा 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर हम बात करें बेटा लोन पेयर की, इसके पास हमें एक भी लोन पेयर नहीं नज़र आ रहा है, तो बेटा लोन पेयर इसके अंदर कितने हैं, वो 0 हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगर आप देखोगे आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है ये कि किस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज टेट्राहेड्रल एंगल, किस स्पीशीज़ का, राइट 1 2 3 4 ये 4 स्पीशीज़ हमें दी गई हैं, इनमें से किस स्पीशीज़ का टेट्राहेड्रल एंगल है। बेटा ये एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तभी पता लग पाएगा। बेटा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, हाइड्रोजन है बेटा 4 और एनायन की वजह से 1 ऐड हो जाएगा, बेसिकली 8/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का मतलब बेटा आपका आ जाएगा sp3, sp3 का मतलब हो जाएगा बेटा आपका टेट्राहेड्रल। बेटा टेट्राहेड्रल आपका ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और आपका CH4 है तो बस बेटा आपको यही आंसर करना था, यही आपका पहला ही निकल आया आंसर, तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो नहीं होंगे पक्का। फिर चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये देखो ये क्या कह रहा है हमसे कह रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए। बेटा बड़ा आसान है इसे बताना, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सिग्मा 1 है, 2 है, देखो बेटा मैं सारे सिग्मा ना आपके सामने काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, सबसे पहले पाई काउंट कर लेते हैं बच्चों। पाई है 1, वो पाई है आपका 1 2 3, राइट, 4 और 1 5, हमारे बेटा 5 पाई हमारे को दिख रहे हैं, तो पाई तो 5 है, सबसे पहले उसने पाई मांगा है तो पाई तो 5 है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब सिग्मा की बात आती है, बेटा देखो सिग्मा एक ये है, ये है, ये है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए और 18 हो गए। बेटा 18 हमारे सिग्मा हो चुके हैं, बट हमारे गलत आ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो बच्चों कहीं पर एक मिसिंग हो गया है हमसे, या तो 1 या 2 मिसिंग हुए हैं कुछ ना कुछ। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे 18 सिग्मा हो चुके हैं बच्चों, राइट। 18 हमारे सिग्मा हो चुके हैं और कोई कार्बन है, 18 हमारे सिग्मा हो चुके हैं। बेटा 19वां में दिख क्यों नहीं रहा, अगर है तो हमें दिखना चाहिए 19वां। अगर हम देखें बेटा तो हमें, अगर हमने काउंट तो करेक्ट करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा गलती ये है 19वां यहाँ पर होना था, बट NCERT ने हाइड्रोजन लगाया ही नहीं है, राइट। तो 19वां बेटा आपका जो सिग्मा होगा वो आपका यहाँ बनेगा, बट वो NCERT ने ही नहीं लगाया है, तो इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये NCERT ने हाइड्रोजन ही नहीं लगाया। चलिए बेटा 20वें अगर हम 10वें अगर हम 9th क्वेश्चन पर आए, बेटा हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपको पता लग जाएगा जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ना हो पाए।
आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में 14, एक नाइट्रोजन में होता है 7, 2 नाइट्रोजन में हो गए 14, +1 का चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रॉन बचे 13। बेटा आप समझ सकते हो ये इलेक्ट्रॉन 13 हैं, ये ऑड नंबर में हैं। बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं इसका मतलब वो अनपेयर्ड हैं, राइट, इसका मतलब वो अनपेयर्ड हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पक्का एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। बेटा दूसरा चेक कर लेते आओ, दूसरे में हम देखेंगे एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो बेटा पेयर्ड है। बेटा यहाँ पर अगर हम देखें एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 8 हो गए और -2 चार्ज कैरी है तो +2 और ऐड हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। बेटा अगर आप देखो बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बोरॉन दिए गए हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखो कि बेटा ये कहीं ना कहीं सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या है बेटा आपने याद रखना है, ये कहीं ना कहीं आप कह दो, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड। अब बेटा रुक जाओ एक बारी ना, इसको चेक ही कर लेते हैं, रुको 1 मिनट के लिए, ठीक है, रुक जाओ बच्चों, इसको चेक करने का ना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रुको। बेटा आपको ना मैंने एक चीज़ पढ़ाई है प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ना कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा फिल करने हों या 14 इलेक्ट्रॉन से कम फिल करने हों, मान लीजिए अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ज़्यादा, राइट, अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करने हैं तो बेटा याद रखना क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बेटा पाई 2px, पाई 2py, बेटा सिग्मा 2pz, फिर आएगा बेटा आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, और बेटा फिर आएगा आपका इक्वल में, इसको यहाँ पे मत ही लिखो, यहाँ पे स्पेस नहीं है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और बेटा फिर आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz। बच्चों अब आप क्या देखोगे, मेरे को भरने थे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जब भी बेटा आपको 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप याद रखना है सिग्मा 2pz उठ के आगे आ जाता है और पाई 2px पीछे चला जाता है, जब भी आपको 14 से ज़्यादा भरने हैं। बट अगर बात आती है आपको 14 ही इलेक्ट्रॉन या 14 से कम इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसा कि हम 13 वाले भी भरेंगे, 10 वाले भी भरेंगे, तो आप जानते हो सिग्मा 2pz उठ के पीछे चला जाएगा और पाई 2px उठ करके आगे आ जाता है, राइट। ये हमने सीखा हुआ है बेटा अपने क्लासरूम में। तो बच्चों जब आप क्या आएंगे, लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो आपको इस वाले ऑर्डर को फॉलो करना है। तो आप बच्चों ज़रा कैसे सुनेंगे, अब इस बात को ज़रा समझना और सुनना, राइट। देखो बेटा क्या आएगा, बेटा अब क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास है बेटा टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हैं, ये आप 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए, 4 हो गए, 2 यहाँ भर दीजिए 6, 2 8, 2 10, 11 12, फिर आप 13वां भरोगे यहाँ आएगा, तो बेटा ये कहीं ना कहीं अनपेयर्ड रह गया, तो बेटा ये पहले वाला आप कह सकते हो अनपेयर्ड है, राइट। बेटा दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस है बेटा वैसे नहीं 14 से कम वाला केस था, ओहो सॉरी बेटा आपको यहाँ भरने थे, रुक जाओ, आपको भरने थे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13वां यहाँ पर आता बेटा, जो कि कहीं ना कहीं अनपेयर्ड ही होता, तो बेटा इसलिए हम इसे अनपेयर्ड ही कहेंगे, याद रखना, पहला केस। बेटा दूसरे में आ जाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 मतलब 14 से ज़्यादा भरने हैं, 14 से ज़्यादा मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 15 1 और 1 यहाँ पर 16, तो बेटा यहाँ पर 1 और 1 आएगा, और आप देख सकते हो इनमें 2 2 भरे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अनपेयर्ड ही है, ये भी कहीं ना कहीं बेटा आपका अनपेयर्ड ही है, तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी कहीं ना कहीं आपका अनपेयर्ड है, ये भी आपका अनपेयर्ड है,
ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब हमें भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमें भरने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो बेटा देखो हमने यहाँ तक पूरे भर दिए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हमने 2 2 भर दिए। तो बेटा यहाँ तक हमने सारे भर दिए। ये सारे पेयर्ड थे बेटा, आप देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड थे। और बेटा अब हम बात करें यहाँ 10 की, तो देखो 10 हम यहाँ भरेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बेटा 10 में आप एक यहाँ भरोगे और एक यहाँ भरोगे, क्योंकि इन दोनों की इक्वल एनर्जी होती है। आप देखो ये कहीं ना कहीं अनपेयर्ड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये π2px π2py अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड है। तो बच्चों आप देख लो, उसने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेटा आंसर आ गया O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली में डायामैग्नेटिक है, यही एक अकेला एकमात्र व्यक्ति पेयर है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये डायामैग्नेटिक है। और बाकी सब में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बेटा ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, और बेटा ये भी पैरामैग्नेटिक है। राइट, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। बेटा किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा देखो हमें चेक करना है कि किसके अंदर बॉन्ड इक्वल नहीं है। सबसे पहले बेटा हमारे को सबका स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा। राइट, अगर आप देखो इसकी शेप क्या होती है, इसकी हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी हाफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के 8, फ्लोरीन के 4। अगर आप देखो तो ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 12/2 यानी कि 6 का मतलब बेटा आपका आ जाएगा sp3d2। और बेटा इसका शेप जो बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से जेनॉन, और इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ऊपर एक नीचे एक, और 4 फ्लोरीन है। इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर। बेटा चारों फ्लोरीन सिमिट्री वाइज अरेंज्ड है, इसलिए बेटा चारों की शेप सेम होगी। तो ये आंसर नहीं है, इसमें सारे इक्वल हैं, सारे बॉन्ड इसमें इक्वल है बेटा। ठीक है, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं बेटा। सेकंड वाला है BF4-, हाइब्रिडाइजेशन इसकी शेप बना के देखना पड़ेगा। बोरॉन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 3, फ्लोरीन के हो गए 4, एनायन को ऐड करा 8/2 4, sp3 का मतलब बेटा हम कह सकते हैं बोरॉन यहाँ पर, फ्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, और फ्लोरीन इधर। तो बेटा अब आप देखोगे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनकर क्या है कुछ इस तरह से, यहाँ -1, और बेटा इसका हम अगर बोलें तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, और सारे एंगल यहाँ भी बेटा कहीं ना कहीं इक्वल लेंथ के होंगे, सारे शेप यहाँ पर भी इक्वल है बेटा। अगर हम देखें इसके बाद हमारा है C2H4 की बात करें तो बेटा ये होता है इथीन। ये तो हमें वैसे ही पता है, हमने पिछले साल 10th क्लास में खूब करा इसको। तो बेटा अगर इसकी शेप को देखें तो बेटा हाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और यही आंसर होगा। डबल बॉन्ड हमेशा स्मॉलर होता है, डबल बॉन्ड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। राइट, डबल बॉन्ड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। तो ये एकदम करेक्ट है, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा डी पार्ट भी देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है बेटा। डी पार्ट के अंदर आप देखोगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है हाफ, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और फ्लोरीन के मोनोवेलेंट 4। तो बेसिकली हो जाता है बेटा आपका 4 + 4 8/2, और 8/2 का मतलब बेटा हो जाता है कहीं ना कहीं आपका 4 का मतलब sp3, और बेटा sp3 का मतलब आप समझ सकते हो कि बेटा ये कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, लाइक सिलिकॉन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर, राइट, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, इस तरह से। राइट, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। तो ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे चलिए बच्चों यहाँ अपनी ओवर करते हैं बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।